कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 24 मार्च और 24 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये किताब आपके लिए हरियाणा जीके की है। आप इस किताब को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे दिया मिलेगा। अगर आप लोग CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये संपूर्ण बैच है वो ज़रूर ले लेना चाहिए। ये बैच आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस बैच को आप लेते समय जो है ना क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाइएगा और एप्लीकेशन पे जाके आप जैसे स्टार IQ एप्लीकेशन है तो ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर गूगल का यूज़ करते हैं तो, या अदरवाइज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं iOS का तो वहाँ पे आप सुनील बिश्नोई ये एप्लीकेशन जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि रोटेशन अचानक दुगनी हो जाए और क्रांति गति यानी कि उसको आप लोग रेवोल्यूशन टाइम कहा करते हैं वो हाफ हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे प्रभाव पड़ेगा कि दिन की अवधि 12 घंटे की हो जाएगी और वर्ष की अवधि जो है ना वो दोगुनी हो जाएगी। तो यदि पृथ्वी की गति दुगनी होगी ना तो इससे दिन की लंबाई घट के 12 घंटे की हो जाएगी और साल जो है ना वो साल की अवधि जो है ना वो दोगुनी हो जाएगी। तो तेज घूर्णन के कारण पृथ्वी ध्रुवीय क्षेत्रों पर भार ज़्यादा होगा और गुरुत्वाकर्षण बल में मामूली सी कमी हो सकती है। जलवायु में बड़े बदलाव होंगे, जैसे तेज हवाएं, अधिक भयंकर मौसम जो परिवर्तन है वो जरूर आएंगे यहाँ पे। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय हरित आपका जो अधिकरण है जिसको NGT कहा करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, इन्होंने राजस्थान और हरियाणा सरकार को अपने किस आदेश के अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया है। तो अभी नोटिस जारी किया है 9 दिसंबर 2022 के आदेश के अनुपालन के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण जो NGT है, इन्होंने 9 दिसंबर 2022 के फैसले का अनुपालन न करने पर हरियाणा और राजस्थान सरकारों को, अभी दोनों राज्य के सरकारों को नोटिस जारी किया है। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह हरियाणा, अलवर राजस्थान ने अवैध निर्माण हटाने के जो है ना वो निर्देश दिए हैं। अवैध निर्माण और निगरानी, एक्चुअली इन भूमि पर गैर मुमकिन पहाड़ अनयूजेबल हिल के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा निर्माण प्रतिबंधित है। इस एरिया पे निर्माण नहीं करना है। सरकारों को निगरानी समिति गठित करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि ऐसा इस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है। तो अरावली की अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना वलित पर्वत है, लगभग 3 अरब साल पहला है ये वाला। गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान, हरियाणा और यहाँ दिल्ली तक ये आपकी कंप्लीट रेंज जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो माउंट एवरेस्ट चोटी है, राजस्थान के अंदर है। माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और गुजरात से दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ही माउंट आबू की। जलवायु प्रभाव है, मानसून और ठंडी हवाओं को नियंत्रित यही करता है। और गुरुग्राम में 500 से ज़्यादा अवैध फार्म हाउस मिले हैं इसमें। और इसके अलावा ग्वाल पहाड़ी, सोहना, मानेसर, इनके अंदर वन विभाग के सर्वेक्षण में अतिक्रमण की जो है ना पुष्टि हुई है अभी हाल ही में। तो अभी रिसेंटली जो है ना हरियाणा को, राजस्थान को, दोनों को नोटिस जारी किया गया है इसी के लिए ही। NGT क्या है सर? NGT राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण नियम है, या इसको आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। 2010 में इसके तहत या नियम के तहत ये बनी थी। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का तेजी से समाधान करती है। निर्णय की समय सीमा 6 महीने के भीतर, और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। बाकी इसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर भी इसके रीजनल सेंटर्स हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अध्यक्ष एक होता है, बाकी न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेष जो है ना इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, स्पेशल मेंबर्स हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है या 65 साल, दोनों में से कोई भी एक पहले पूरा हो। दोबारा इनको अपॉइंट नहीं किया जाता है इस पोस्ट पे। केंद्र सरकार के द्वारा इसमें अपॉइंटमेंट होती है। इनके पास में कौन कौन सी पावर है? तो इनका पावर है अधिकार क्षेत्र, पर्यावरण और वन से जुड़े हुए दीवानी मामले हैं। और सुनो मोटो पावर भी इनके पास में है, 2021 से प्रदान की गई है। अपने आप में अगर कोई भी केस, सुनो मोटो पावर का मतलब होता है अगर कोई भी केस मान लेते हैं नहीं दर्ज करता है तो NGT खुद ही उसको एक केस बना के और पब्लिश कर सकती है। तो इनके पास खुद के पास ये पावर है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर भी है, लेकिन NGT के पास में भी ये सुनो मोटो पावर है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे अतिक्रमण हो रहा है, कहीं पे कोई पेड़ काट रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई मान लेते हैं कोई राज्य की वन विभाग की टीम है या कोई भी उसके ऊपर निगरानी नहीं कर रही है, कोई केस नहीं डाल रहा है, तो खुद NGT जो है ना उसके ऊपर केस कर सकती है, ऐसी पावर है।
और भूमिका न्यायिक और निवारक और उपचारात्मक है। प्रक्रिया इसकी क्या है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है। CPC 908 लागू नहीं है इसमें। सिद्धांत तो ठीक है आपके, और बाकी इसके अलावा जो है ना मेनली मतलब काम यही करते हैं, निवारक सिद्धांत पे और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पे ही काम करते हैं, पॉल्यूशन पेज प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। आदेश है सिविल कोर्ट के आदेशों के समान ही मान्य होते हैं। अपील उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के अंदर जो है ना अपीलेट, मतलब आप ये अपीलेट की बात करें तो हाँ ये अपीलेट है बिल्कुल। एनजीटी के द्वारा नियंत्रित मुख्य अधिनियम है कौन से? जैसे जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु वाला आता है 1981, पर्यावरण वाला भी आता है 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी इसी के अंदर ही इंक्लूड है। ट्राई नेशनल बेल्ट रेसलिंग कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ट्राई नेशनल बेल्ट रेसलिंग कप 2025 का आयोजन किया गया है अभी हाल ही में रोहतक में। इसमें से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस प्रतियोगिता में किन 3 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो इसमें भारत के, रूस के और उज्बेकिस्तान के 3 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। इसमें से ये सवाल भी बन सकता है कि ट्राई नेशनल बेल्ट रेसलिंग कप का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? तो शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने से संबंधित है ये। इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अभी करंट में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा कौन है? आपका नाम है धनपत सिंह है, धनपत सिंह। धनपत सिंह की बहुत इंपॉर्टेंट जो भूमिकाएं हैं वो क्या? देखो, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी रखना है, सभी चरणों की निगरानी, जैसे स्टेट के अंदर जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसका पालन करना है, और पंचायतों के चुनाव होते हैं, अभी जैसे मेयर के चुनाव हुए थे उन सभी के लिए। इसके अलावा चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ कई बैठक आयोजित की ताकि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके, मतदान प्रक्रिया का प्रबंधन करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, तो ये सब काम जो है ना चुनाव आयुक्त के ही होते हैं। और हरियाणा के अंदर डिजिटल वोटिंग जैसी टेक्निक है उसको अपनाया जाएगा इन फ्यूचर के लिए। फ्यूचर प्लान हरियाणा के अंदर ये है ताकि चुनावी प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन का भी हाल ही में सड़क हादसे में निधन हो गया है। यह बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये बोर्ड एक्चुअली संबंधित है मिट्टी से बनी कलाकृति और कुम्हारों के विकास से संबंधित, और इसके चेयरमैन जो है ना उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ईश्वर सिंह मालवाल का राजनीतिक सफर था। 2019 में कांग्रेस छोड़ के इन्होंने बीजेपी में शामिल हुए थे। करीब 10 साल तक कांग्रेस में एक्टिव रहे थे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा के नेतृत्व में बीजेपी में आए थे। माटी कला बोर्ड से जुड़ाव हुआ। अप्रैल 2023 में हरियाणा माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। मिट्टी से बनी कलाकृति और कुम्हारों के विकास के संबंधित कार्यों में संलग्न थे, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हरियाणा सरकार ने माटी कला बोर्ड क्यों बनाया था? क्योंकि मिट्टी शिल्प उद्योग और कुम्हार समुदाय के उत्थान के लिए स्थापित किया था। मिट्टी कला, टेराकोटा, सेरेमिक और इसके साथ साथ पारंपरिक कुम्हारी शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए, और कुम्हारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए योजना लागू करना, आधुनिक तकनीक के माध्यम से मिट्टी शिल्प कला को बढ़ाना, राज्य में मिट्टी से जुड़े पारंपरिक उद्योगों को संरक्षित करना, कारीगरों को सरकारी योजनाओं और ऋण सहायता देना, मिट्टी कला उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वर्कशॉप के माध्यम से कारीगरों को और नई तकनीक से जो है ना परिचित करवाना, ये सब काम जो है ना हरियाणा माटी कला बोर्ड के अंडर आता है। इसके पीछे इस बोर्ड को सेटअप करने के पीछे सरकार का यही टारगेट था, और इसने योजनाएं बहुत चलाई है, जैसे कुम्हारों के लिए वित्तीय सहायता योजना है, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला भी आयोजित की गई है जिसमें नई टेक्निक जैसे इलेक्ट्रिक चॉक है या ऑटोमेटेड क्ले मोल्डिंग का ट्रेनिंग देना है, स्टार्टअप कैसे सेटअप किया जा सकता है और मार्केटिंग कैसे की जा सकती है अपने प्रोडक्ट की, आधुनिक तकनीक से उपकरणों का यूज़ करके किस तरीके से नई नई आधुनिक भट्टी लगाना, ऑटोमेटिक पॉटरी मशीन लगाना, सरकारी और निजी क्षेत्र में मिट्टी उत्पादों की आपूर्ति, मिट्टी कला उत्पादों का उपयोग अनिवार्य करने का प्रयास किया गया। जैसे सरकारी पर्यटक स्थलों पे मिट्टी से बने हुए प्रोडक्ट, आजकल आपने कुल्हड़ वगैरह बहुत सारे देखे होंगे रिजॉर्ट्स वगैरह में, ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ों का काम सरकार का ही है इस बोर्ड के अंडर ही। 2024-25 बजट में भी माटी बोर्ड के बजट में जो है ना वृद्धि की गई थी इस पे, और मिट्टी के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जैम पोर्टल पे बेचने की पहल भी सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुम्हारों को बेनिफिट हो सके। कैच द रेन 2025 अभियान किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्टार्ट किया गया है? तो ये जल शक्ति अभियान है, इसके तहत स्टार्ट किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में स्टार्ट हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और इसके अलावा श्रुति चौधरी जो सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, ये यहाँ पे पंचकुला के अंदर जो है ना ये हुआ था आपका 22 मार्च को हुआ था, ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी घोषणा हुई है, जैसे विश्व जल दिवस पर हरियाणा को कुछ सौगात मिली है। राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत हुई।
हरियाणा में मुख्यमंत्री जल संचय योजना की शुरुआत हो गई है। यमुनानगर, कैथल, भिवानी, महेंद्रगढ़ में सौर शक्ति भूमि सिंचाई परियोजना का उद्घाटन। फिरोजपुर, झुरका और पटौदी में रेनीवेल व नहर आधारित परियोजनाओं का उद्घाटन। महेंद्रगढ़ के गांव में जल संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यों का उद्घाटन। और महेंद्रगढ़ में 400 कृत्रिम भूजल पुनर्भरण इन संरचनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा में किस जल संरक्षण योजना की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर रहेगा मुख्यमंत्री जल संचय योजना। मुख्यमंत्री जल संचय योजना अब ये कब से स्टार्ट की गई है, ये याद कर देना, 22 मार्च 2025 से स्टार्ट की गई है। ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि किन जिलों में सौर शक्ति सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हुआ, तो इसका आंसर रहेगा यमुनानगर, कैथल, भिवानी, महेंद्रगढ़, यहाँ पे शुरुआत हुई है। आपसे ये पूछा जा सकता है झज्जर और पटौदी में किन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ, तो इसका आंसर रहेगा नहर आधारित रेन वाटर परियोजना है, इसका उद्घाटन हुआ है। महेंद्रगढ़ में कितनी भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का शिलान्यास किया गया, तो इसका आंसर रहेगा 400 का किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। चलिए, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उससे पहले आप संपूर्ण बैच को ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके CET के लिए। और हरियाणा सरकार ने देसी गायें खरीदने पर मिलने वाली अनुदान राशि को 25,000 से बढ़ा के कितना कर दिया है, इसके बारे में मुझे बताइएगा आप लोग, ये आपका होमवर्क है। फिर मिलता हूँ आप लोगों को अगले करंट अफेयर सेशन में, यानी कि 25 मार्च के सेशन के दौरान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।